बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में जिस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। कौन कौन से कारक होते हैं जो मील प्लानिंग के फैक्टर को यानी मील प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। देखिए, बुक आप सबके पास है, मैं जूम कर रही हूँ लेकिन पूरा पेज जूम होने में नहीं आ रहा है। तो किताब आपके पास है, आप बुक खोल के बैठिए, मैं जो कुछ भी समझा रही हूँ आप उसमें से पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 13 है, पार्ट 2 पेज नंबर 13। आप सब बुक में वो पेज खोल लीजिए। प्रत्येक परिवार की अपनी आवश्यकताएं, रुचियाँ, रीति रिवाज और भोजन संबंधी आदतें होती हैं। जो भी मील प्लानर हो उसको उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आपने खुद भी महसूस किया होगा कि किसी भी दो परिवारों का आहार एक जैसा नहीं होता। व्यक्ति का आहार उसकी आयु, लिंग, कार्य करने का प्रकार, शारीरिक स्थिति, वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, किस प्रकार का वो परिश्रम करता है। परिश्रम का मतलब वो सामान्य ढंग के कार्य करता है या वो मध्यम प्रकार के, मध्यम श्रेणी के कार्य करता है या कठिन प्रकार के जैसे मजदूर है वो कार्य करता है। तो जलवायु कैसी है, जलवायु का मौसम, जलवायु का मतलब है मौसम से, ठंड का मौसम है या गर्म का मौसम है, किस प्रकार का मौसम है। रुचि तो बहुत मायने रखती है कि किसी व्यक्ति की किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या रुचि है, वो क्या खाना पसंद करता है, क्या खाना नहीं पसंद करता। और जैसा कि मैंने आप सभी को आर्थिक स्थिति के बारे में कहा था, तो ये मोटे तौर पर ये सभी कारक हैं जो आहार आयोजन या आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात आती है पोषक तत्वों की, यानी न्यूट्रिएंट्स। हम सब जानते हैं कि जो भोजन के द्वारा जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो सभी पोषक तत्व जो हैं वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर और रफेज हैं, जो हमें भोजन के सभी जो 7 समूह हैं उन्हीं के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं 7 समूहों को हमें आहार प्लान करते समय निश्चित रूप से पूरी तरह शामिल करना चाहिए। इसके लिए मोटे तौर पर अगर हम आहार समूहों को बांटें तो प्रतिदिन के आहार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। दालें आहार में ज़रूर शामिल हों, दाल, दूध, और जो मांसाहारी हैं उनके आहार में अंडा, मांस, मछली के समूह को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B6, ये सभी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद रहते हैं। हरी पत्तेदार, पीले नारंगी फल और सब्जियां और विटामिन C युक्त फल और सब्जियां, मुख्य रूप से जिनमें विटामिन C होता है, विटामिन A पाया जाता है और खनिज लवण व रेशेदार पदार्थ प्रदान किए जाते हैं, प्रदान होते मतलब उनसे प्राप्त होते हैं, वो सभी चीज़ें आहार में शामिल करनी चाहिए। अनाज व उससे बने पदार्थ जो प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा और कुछ प्रोटीन प्रदान करते हैं वो शामिल होने चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है शक्कर व वसा, जो कि प्रमुख रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। सांस्कृतिक कारक कौन से होते हैं जो कि हमारे आहार को प्रभावित करते हैं, ये पोषक तत्व आपको समझ में आ गया होगा। सांस्कृतिक कारक जिनको हम सोशियो कल्चरल फैक्टर्स कहते हैं। देखिए, सांस्कृतिक परिवेश यानी रीति रिवाज किसी भी भोज्य पदार्थ के प्रचलन और उपयोग में आने के कारण बन जाते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे लेखकों ने इसके बारे में कहा है
कि हमें अपनी भारत की जो संस्कृति है, वो तो हमारा देश तो संस्कृति प्रधान है। हमारे जो वेद हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का अलग अलग वर्गों में उन खाद्य पदार्थों को रखा गया है और वेदों के अनुसार भोजन को 3 भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है सात्विक भोजन, एक कहलाता है रासिक भोजन और तीसरा होता है तामसिक भोजन। ये 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं। इसकी डिटेल आप लोग किताब में पढ़ लीजिएगा। तो हमें अपनी जो हमारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारा जो संस्कृति है वो त्योहारों की संस्कृति है। जैसे अभी 2-3 दिन बाद होली का पर्व आ जाएगा, तो होली के पर्व में सभी के घर गुजिया बनती है। गुजिया निश्चित रूप से बनती है और अपने घर बनती है, सबको खिलाते हैं, आने वालों को खिलाते हैं और एक दूसरे के घर गुजिया देने का भी रीति रिवाज है। तो कहने का मतलब है, अगर हम अच्छे ढंग से प्लान करेंगे, बहुत आकर्षक ढंग से और बहुत साफ सफाई के साथ इस कोरोना टाइम में भी हम बहुत अच्छे से गुजिया की प्रिपरेशन करें, बनाएं और दूसरों के घर भेजते हैं तो बहुत साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे सांस्कृतिक कारक भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि हमको अपने जो आहार का आयोजन हम करने जा रहे हैं उसमें हमारी संस्कृति भी इन्वॉल्व है। धार्मिक कारक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आहार आयोजन करते समय धार्मिक कारक, जैसे मैंने अभी एक पर्व बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे धार्मिक कारक मतलब जैसे सूअर का मांस है, ये खाना मुसलमान तो कभी भी खा सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के यहाँ ये सब खाना बहुत ही पाप माना जाता है। इसी प्रकार गाय के मांस को हिंदू धर्म एकदम वर्जित मानता है, जबकि मुसलमान इन सभी चीज़ों को मानते नहीं हैं, बल्कि इनका लगातार सेवन ही करते हैं। तो बौद्ध धर्म के लोग हैं अंडा नहीं खाते। जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि प्याज और लहसुन जो है उसका प्रयोग खाने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो धर्म इस प्रकार से हमारे आहार आयोजन में एक कारक बनता है। भौगोलिक कारक या जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं? आहार आयोजन को भौगोलिक कारक भी प्रभावित करते हैं। भौगोलिक स्थिति का संबंध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता से होता है। किसी क्षेत्र में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें उस क्षेत्र के विशेष लोग जो हैं लोगों का वो प्रमुख भोजन होता है। जैसे दक्षिण भारत में चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, तो चावल से जो प्रमुख व्यंजन बनते हैं, इडली, डोसा, ढोकला, उत्तपम, ये सारी चीज़ें वहाँ तैयार होती हैं। इसी तरह पंजाब में गेहूँ और मक्के की उत्पादन ज़्यादा होता है, तो गेहूँ की फसल ज़्यादा होने के कारण गेहूं से बने हुए व्यंजनों का बहुत प्रचलन है। मक्के की रोटी वहाँ सरसों के साग के साथ बहुत प्रचलित है। तो कहने का मतलब है कि भौगोलिक कारक भी हमारे आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक, आहार का आयोजन आर्थिक कारकों पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। आय के अनुसार सस्ते और महंगे भोज्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित करना संभव है। महंगे भोज्य पदार्थों को जो कि पौष्टिक होते हैं, पौष्टिकता देते भी हैं, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये सब हैं, लेकिन ये रोज़ रोज़ तो नहीं खाए जा सकते। इनका प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें मौसम के अनुसार मिलती हैं, जैसे पालक, गाजर, मूली, पपीता, अमरूद, ये सब जो मौसमी फल हैं और सब्जियां हैं, दूध है, दूध से बनी पदार्थ हैं, अंडा, मांस, मछली है, सोयाबीन है, जिनके द्वारा भी हमें पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बादाम ना खाकर उसकी जगह पर बादाम गिरी ना लेकर मूंगफली खा लें तो प्रोटीन और वसा हमें उतनी ही मात्रा में मिल जाएगा और वसा में घुलनशील विटामिन भी हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाएंगे। जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू, आंवला, टमाटर, हरी मिर्च, उन सभी में विटामिन सी, देखो बच्चों, मिर्च में बहुत विटामिन सी होता है, इसीलिए हम मिर्च खाने के बाद सी करते हैं और हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। समय एवं शक्ति की उपलब्धता,
समय एवं शक्ति का मतलब ये है कि आजकल हमने आपको पहले भी बताया कि हर स्त्री भी घर के बाहर कार्य कर रही है, पुरुष उसको घर भी संभालना होता है और बाहर भी, तो समय का मैनेजमेंट उसे बहुत ध्यान रखना होता है। प्लस उसको अपनी एनर्जी सेव करनी है, तो एनर्जी सेविंग जो डिवाइसेस होते हैं उन्हें भी घर में रखने आवश्यक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने मिक्सी का बताया था कि सिल लोड़े पे कोई चीज़ पीसने में वक्त लगता है, अगर हम मिक्सी का बटन दबाते हैं तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, हमारी चीज़ बनकर पिसकर तैयार हो जाती है। व्यवसाय नेक्स्ट कारक है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय भी अलग अलग होता है। श्रम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सामान्य श्रम करने वाले यानी सेडेंट्री वर्कर, एक मॉडरेट वर्कर, एक हैवी वर्कर, 3 कैटेगरीज होती हैं और इन्हीं 3 कैटेगरीज के अनुसार हमारे आहार की आवश्यकता भी हमारे शरीर को होती है। हम जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उतनी ही हमारे शरीर से ऊर्जा बर्न होती है। अगर हम उतनी ही ऊर्जा का आहार ले लेते हैं जितनी ऊर्जा की खपत हो रही है, तो हमारा शरीर सामान्य रूप से स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हम काम कम करते हैं और आवश्यकता से अधिक ऊर्जा का सेवन करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में जमा हो जाती है और फिर मोटापे को जन्म देती है। मोटापा जो कि हृदय रोग, मधुमेह जैसी और थायराइड या हार्मोन संबंधी जो गड़बड़ियाँ शरीर में पैदा होती हैं वो इन्हीं के कारण होती हैं। और यदि कोई हैवी वर्क करता है और बहुत कम खाना खाता है तो ये भी उसके लिए उचित नहीं है। हैवी वर्क का मतलब जैसे कोई रिक्शा चालक है या मजदूर है जो 4 मंजिल तक ईंटा गारा ढो रहा है, उससे उसकी खुराक भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उससे सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त उसके लिए आहार का आयोजन होना अत्यंत आवश्यक है और उसकी आर्थिक क्षमता के अनुसार। तो व्यवसाय आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रुचि। रुचि तो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना रुचि के कोई भी आहार आयोजित किया जाएगा तो वो आहार आयोजन फेल्योर हो सकता है। इसलिए परिवार के प्रत्येक बड़े, बच्चे, बूढ़े सभी की रुचि का ख्याल रखते हुए एक आहार आयोजक को आहार का प्लान करना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आहार आयोजन बेकार चला जाएगा। इंटरेस्ट के अनुसार ही आहार को आयोजित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आदत। हमारी आदतें कैसी हैं? कुछ लोगों को जैसे हमारी आदतें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। कुछ लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है और अगर बैठी न मिले तो उनका दिनचर्या ही बिगड़ जाती है। इसी तरह कुछ लोगों को सुबह का नाश्ता करने की आदत नहीं होती, सीधे तैयार हुए और कॉलेज चले गए या ऑफिस चले गए, काफ़ी देर तक वो भूखे रह जाते हैं, जिसके कारण अल्सर जैसी बीमारी जन्म लेती है क्योंकि एसिड फॉर्म हो रहा है पेट में। HCl कहते हैं, वो एसिड पेट की जो दीवारें श्लेष्मा होती है उसको धीरे धीरे करके उसको चाटती रहती है, उसमें घाव पैदा हो जाते हैं, तो वही अल्सर कहलाते हैं। इसलिए हमें अपनी आदतों को बहुत सुंदर बनाना चाहिए। जो सुबह का नाश्ता हो वो 7 से 8 बजे तक निश्चित कर लेना चाहिए। दोपहर का भोजन 12 बजे से 1 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। शाम के समय हमें कुछ ना कुछ चाय के साथ या हम कुछ जूस लेते हैं या सूप लेते हैं, हमें निश्चित रूप से उसके साथ कुछ लेना चाहिए। और रात का डिनर अगर हम 7 से 8 बजे के बीच में करते हैं तो हमारी बहुत स्वस्थ जीवन शैली भोजन के प्रति रहती है। हमें अच्छी आदतों का अपने अंदर निर्माण करना चाहिए ताकि आहार आयोजक को भी किसी भी प्रकार की समस्या ना आने पाए। तो जो आहार आयोजक हो उससे उसकी भोजन संबंधी आदतों के बारे में जिसके लिए वो प्लान करने जा रहा है निश्चित रूप से उसको पूछना चाहिए। विशेष अवस्था का मतलब मैंने हमेशा कहा है कि इस प्रौढ़ावस्था में 2 विशेष अवस्थाएं महिलाओं की होती हैं। एक होती है गर्भावस्था और एक होती है दुग्धपान की अवस्था। और एक विशेष अवस्था है, ये बाल्यावस्था भी है, शैशवावस्था भी है और वृद्धावस्था भी है। तो अवस्था किस प्रकार की है, एक तो ये है। दूसरा, व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इस बात का भी ध्यान आहार आयोजक को निश्चित होना चाहिए। मैंने इसके पहले भी पिछले क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया है। यदि किसी को डायरिया हो रहा है और आप घर में चाट, पकौड़े, गोलगप्पे ये सब तैयार कर रहे हैं
तो वो आपका तैयारी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो व्यक्ति अगर खाता है तो उससे बहुत नुकसान होगा, उसके शरीर को नुकसान होगा। ऐसे में तो उससे केवल ORS यानी जीवन रक्षक घोल पिलाना है और या पतली मूंग की दाल या पतली मूंग की खिचड़ी देने से ही फ़ायदा होगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी को मुझे लगता है ये फैक्टर्स कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारी मील प्लानिंग के चैप्टर को प्रभावित करते हैं, या मील प्लानिंग या आहार आयोजन करते समय में किन कारकों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें मैंने आपको इस चैप्टर में समझा दी हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो, न समझ में आया हो, तो आप चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल सकते हैं या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।